Welcome back my lovely students. So today we are discussing the biomolecule chapter, that is the chapter 10. So biomolecules क्या होते हैं? Basically biomolecules आपके ऐसे chemical compounds होते हैं जो कि आपके living organism में present होते हैं. इसमें आपके जो बायोमोलिक्यूल्स है वो मेनली उसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है एंड ऑक्सीजन होता है. सो बायोमोलिक्यूल्स क्या हुए? दीज आर द केमिकल कंपाउंड्स. मेनली ये केमिकल कंपाउंड्स कौन से होते हैं? ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड्स होते हैं दैट आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. These include chemicals that are composed of mainly carbon. इसमें जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होंगे और इनमें क्या प्रेजेंट होता है, मतलब ये किससे बने होते हैं, एटम कौन से होते हैं उसमें? कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन होता है एंड समटाइम्स सल्फर एंड फॉस्फोरस भी देखने को मिलता है. तो वो होते हैं बायोमोलिक्यूल्स. These biomolecules are organic compounds. Obviously organic compounds हो गए वो. Therefore building block of life. और इन्हें क्या कहा जाता है? building block of life भी कहा जाता है क्योंकि आपके जो living organism में है उसमें क्या present होते हैं? biomolecules. And these perform important functions in living organism. और ये बहुत ही various functions करते हैं जो कि living organism को sustain रहने के लिए बहुत ज़्यादा important होते हैं. And these are responsible for their growth. ओके, सो बायोमोलिक्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंस के हैं. नाउ लिविंग सिस्टम्स आर मेड अप ऑफ वेरियस कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड एंड लिपिड्स. जो आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं? मेनली ज़्यादा क्वांटिटी में वो है आपके कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स भी एक वन ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन भी बायोमोलिक्यूल्स है. ये सारे ही बायोमोलिक्यूल्स है जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं. प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स का तो आपको पता ही है, बार बार बोला जाता है. ये आपके फूड में मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन आपका प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट का रहता है. तो आप देख सकते हो बायोमोलिक्यूल्स, क्योंकि प्रोटीन्स एंड आपका कार्बोहाइड्रेट क्या है? बायोमोलिक्यूल्स. तो आप देख सकते हो कि बायोमोलिक्यूल्स की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म. और यहाँ पर जो वाइटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं वो भी आपके बायोमोलिक्यूल्स है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो वाइटामिन्स एंड मिनरल्स ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म. सो जो आपके सिलेबस में है, मैं स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी को फॉलो कर रही हूँ, तो उसके बाद आपकी एनसीईआरटी भी पूरी की पूरी प्रिपेयर हो जाएगी. सो इसमें आपके जो सिलेबस में बायोमोलिक्यूल्स है वो बेसिकली आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, वाइटामिन्स वगैरह आपके सिलेबस में है. सो फर्स्ट जो आपका बायोमोलिक्यूल है जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ योर कार्बोहाइड्रेट्स. देखो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है? मेनली आपको कहाँ से मिलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स? आपको प्लांट से मिलते हैं. जो प्राइमरी सोर्स ऑफ आपका कार्बोहाइड्रेट्स है वो प्लांट्स है. दीज आर वेरी लार्ज ग्रुप ऑफ नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ये आपका क्या है? एक बहुत बड़ा ग्रुप ऑफ नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है. दैट मीन्स आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में नेचुरली जो है बायोमोलिक्यूल्स वो कौन सा मिलता है? कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है. फॉर एग्जाम्पल अब कार्बोहाइड्रेट्स के भी एग्जाम्पल क्या है आपका? जैसे केन शुगर है, तो याद रखना है केन शुगर भी किस कैटेगरी में आता है? वो एक काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट है. ग्लूकोज एंड स्टार्च जो भी है ये सारे क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. अगेन दैट मीन्स ये सारे क्या है? बायोमोलिक्यूल्स है. नाउ डेफिनेशन अगर कार्बोहाइड्रेट्स की आ गई तो आप क्या लिखोगे डेफिनेशन में? कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव. देखो ये ऑप्टिकली एक्टिव तो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. ऑप्टिकली एक्टिव का क्या मतलब होता है? जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन. अब याद रखो यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो एक्चुअल में होते क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो एक्चुअल में आपके पास पॉलीहाइड्रोक्सी होते क्या है? ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर कीटोन होते हैं. इसका मतलब क्या है? हमने ये क्यों लिखा? दैट मीन्स जो कार्बोहाइड्रेट्स का अगर आप हर एक के स्ट्रक्चर खोलोगे तो आपको क्या दिखेगा? पॉली यानी कि एक या दो से ज़्यादा, हाइड्रोक्सी यानी कि उसमें क्या है? OH ग्रुप्स है. दैट मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी की, जिनमें पॉलीहाइड्रोक्सी यानी कि आपके दो से ज़्यादा OH ग्रुप्स प्रेजेंट है और साथ ही साथ आपका क्या प्रेजेंट है?
साथ ही साथ आपका या तो एल्डिहाइड प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पे CHO लिखा होगा, या फिर आपका कीटोनिक ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। तो ऐसे जो कंपाउंड्स बनते हैं जिनमें एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होता है, साथ में एल्डिहाइड या कीटोन प्रेजेंट होता है, उसे हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। आगे चलते चलते आपको बहुत ही पूरा क्लियर हो जाएगा ये। नाउ तो यहाँ पर डेफिनेशन क्या होगी कि कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स और द कंपाउंड्स विच प्रोड्यूस सच यूनिट ऑन हाइड्रोलिसिस। देखो कार्बोहाइड्रेट्स या तो आपके क्या है, या तो आपको दिखेगा ही कि कोई पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन है, यानी कि ऐसा कोई मॉलिक्यूल जिसमें बहुत सारे आपके हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे हैं और साथ में एल्डिहाइड या फिर कीटोन है, या तो ऐसा होगा। या फिर कार्बोहाइड्रेट्स क्या हो गए जो हाइड्रोलिसिस से जब इसमें वाटर डालेंगे और ये कार्बोहाइड्रेट टूट जाएगा, या फिर ये क्या हो अपॉन हाइड्रोलिसिस ऐसे कंपाउंड दे, यानी कि आपको हाइड्रोलिसिस के बाद किसमें ये कार्बोहाइड्रेट टूट जाए, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन दे अपॉन हाइड्रोलिसिस, तो भी उसे क्या कहा जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स ही कहा जाता है। या फिर वो डायरेक्टली आपके पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन दिख रहे होंगे आपको, या अपॉन हाइड्रोलिसिस, इनकी हाइड्रोलिसिस करने के बाद ऐसे कोई यूनिट्स अगर वो प्रोड्यूस भी करता है, फिर भी वो क्या कहलाते हैं, वो कंपाउंड्स कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। ओके नाउ अब जो कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फॉर्मूला है वो है CxH2O and Y। अब यहाँ पर देखो कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फार्मूला वैसे ये लिखा जाता है, और इस जनरल फार्मूला के बेसिस पे ही कार्बोहाइड्रेट्स का नाम भी पड़ा है। कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि कार्बन आपका है, और हाइड्रेट्स यानी कि वाटर अलग से, इसीलिए ये जनरल फार्मूला के बेसिस पे इसका नेम पड़ा है कार्बोहाइड्रेट्स। और यहाँ पर क्या है, वैसे तो आपका जैसे सपोज हम ये लिखेंगे यहाँ पर जो ग्लूकोज है आपका C6H12O6, अब इसे भी यहाँ पे कर सकते हैं, इसे इस फॉर्मूला की तरह लिख सकते हैं जो कि आपका आएगा C6H2O आपका 6 आ जाएगा। तो दैट मीन्स इस फॉर्मूला की तरह भी कार्बोहाइड्रेट्स को लिख सकते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट जो कि इस फॉर्मूला में फिट हो गए। बट बाद में क्या देखा गया, ये भी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस का फॉर्मूला नहीं था, क्योंकि बाद में देखा गया कि अगर आप CH3COOH, ठीक है, ये क्या है, एसिटिक एसिड, अगर उसको इस फॉर्मूला में अगर आप एडजस्ट करना चाहो तो ये जो एसिटिक एसिड था जो कि कार्बोहाइड्रेट नहीं था, वो भी इस फॉर्मूला में फिट हो रहा था, तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस का ये फॉर्मूला नहीं होता। जैसे कि यहाँ पर देखो CH3COH फिट्स इन द फॉर्मूला एज C2H2O एंड होल ट्वाइस, दैट मीन्स जो आपका एसिटिक एसिड था वो भी आपका कार्बोहाइड्रेट के जनरल फार्मूला में फिट हो रहा था, बट ये कार्बोहाइड्रेट्स तो नहीं है ना। तो इसी वजह से ये जो इनिशियल जो कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन इस फार्मूला के बेसिस पे करी थी वो कुछ खास नहीं थी, इसलिए हमें और ज़्यादा मेथड देखने पड़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासीफाई करने के लिए। नाउ एक और बात, जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो शुगर है, मेनली शुगर्स जो होती है वो कार्बोहाइड्रेट्स होती है, ये पता होना चाहिए सभी को। कार्बोहाइड्रेट्स मेनली क्या होता है, शुगर्स होती है कार्बोहाइड्रेट्स में। नाउ मोर कॉमन जो शुगर आपकी होती है जो आप यूज़ करते हो होम्स पे, वो कौन सी होती है, आपकी सुक्रोज होती है। एंड शुगर प्रेजेंट इन द मिल्क वो कौन सा होता है, वो होती है लैक्टोज। दैट मीन्स सुक्रोज एंड लैक्टोज क्या है, आपके एग्जांपल्स है कार्बोहाइड्रेट्स के, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स होती है शुगर। अगर वो शुगर आपके कॉमनली जो यूज़ होम्स पे यूज़ करते हो तो आपकी वो होती है सुक्रोज, और जो मिल्क में शुगर ऑलरेडी प्रेजेंट होती है दैट इज नोन एज द लैक्टोज। नाउ हम आगे बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में। नाउ सी यहाँ पे प्रॉपर क्लासिफिकेशन आपको देखने मिलेगी। अब यहाँ पर क्या है, जो कार्बोहाइड्रेट्स आपके हैं उनको क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ कि वो हाइड्रोलिसिस के बाद क्या क्या देंगे। बट फर्स्टली आपको ये समझना होगा कि ग्रीक में जो आपको जो कार्बोहाइड्रेट्स है पहले उनको क्या कहा जाता है, सैकराइड्स भी कहा जाता है। जैसे यहाँ देखो कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड द सैकराइड्स, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है कि कार्बोहाइड्रेट्स है या सैकराइड्स, दोनों ही क्या है, दोनों ही सेम टर्म है। तो यहाँ पर जो सैकराइड्स है वो क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स ही है। और अगर ग्रीक जो देखा जाए, ग्रीक में जो आपका सैकराइड का मतलब क्या होता है, सैकराइड का मतलब ग्रीक में होता है शुगर। इसी वजह से इसे जो कार्बोहाइड्रेट्स है आपको पता है वो शुगर है, इसी वजह से उन्हें क्या सैकराइड्स भी कहा जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स एंड सैकराइड्स आर वन एंड द सेम थिंग। Now carbohydrates are classified on the basis of hydrolysis। अब this is very important classification because हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम जो कार्बोहाइड्रेट्स को है उनको ना कैटेगराइज कर रहे हैं, उन्हें क्लासीफाई कर रहे हैं, किसके बेसिस में,
ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस, यानी कि कार्बोहाइड्रेट में उसकी हाइड्रोलिसिस करी और हमने प्रोडक्ट देखा हमें क्या मिला और कितना मिला। सो फर्स्ट कैटेगरी आती है मोनोसेक्राइड्स। देखो, कार्बोहाइड्रेट विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर टू गिव सिंपल यूनिट ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर कीटोन। देखो, मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं, अगर मैं कहूँ यहाँ पे मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं, मोनोसेक्राइड्स वो हो गए जिनको फर्दर अगर मैं हाइड्रोलिसिस करने की कोशिश करूँ, यानी इसमें वाटर में डाल दूँ, तो मोनोसेक्राइड्स कैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए जिन्हें कि फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता इनटू द सिंपलर यूनिट्स, यानी कि यही सिंपलेस्ट यूनिट होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स का बेसिक सिंपलेस्ट जो आपके कंपाउंड्स होते हैं वो मोनोसेक्राइड होते हैं। मोनोसेक्राइड को आप याद रखोगे कि फर्दर हाइड्रोलाइज्ड नहीं किया जा सकता है इनटू द कौन से पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन में, इनसे नहीं मिलते हैं आपके हाइड्रोलिस करके। तो ये ऐसे जो देखा गया है, ऐसे 20 मोनोसेक्राइड्स जो है वो अभी तक एग्जिस्ट करते हैं। ओनली 20 मोनो जो सेक्राइड्स है वो एग्जिस्ट करते हैं। तो उसमें जो मेजर आपका है वो कौन से है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, ग्लूकोज है एंड फ्रक्टोज आपको याद रखना है इसके एग्जाम्पल्स। ओके, मोनोसेक्राइड्स कौन से होता है, फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते इनटू द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, और फर्दर सिंपलर यूनिट्स नहीं मिलते हैं। और एग्जांपल क्या है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इसके एग्जांपल है। और एक और आपका जो एग्जांपल है इसका वो राइबोज है। दैट मीन्स अगर कोई कहे कि शुगर को हाइड्रोलाइज करके क्या कोई फर्दर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन्स मिल सकते हैं, तो नहीं मिल सकते। वैसे ही फ्रुक्टोज के लिए भी यही होता है। और एक और बात, जो आपके मोनोसेक्राइड्स होते हैं ये इजीली वाटर सॉल्युबल होते हैं, इजीली पानी में ये घुल जाते हैं। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू सेकेंड कैटेगरी जो क्लासिफिकेशन है, दैट इज योर ओलिगोसेक्राइड्स। ओलिगोसेक्राइड्स क्या होता है, पहली बात ये वाटर सॉल्युबल होता है, जैसे मोनोसेक्राइड सॉल्युबल थे वैसे ही आपका ओलिगोसेक्राइड भी वाटर सॉल्युबल होगा। बट ओलिगोसेक्राइड्स की क्या बात है, देखो ओलिगोसेक्राइड लिखा है यहाँ पे। सेक्राइड का क्या मतलब होता है, सेक्राइड का मतलब होता है शुगर्स। ओलिगोसेक्राइड का मतलब क्या होगा, जिन्हें कि फर्दर जब आप हाइड्रोलाइज करो, जो हाइड्रोलाइज करने के बाद 2 to 10, याद रखना 2 to 10 मोनोसेक्राइड्स में टूट जाए। ओके, ऐसे आप कंपाउंड्स को क्या कहेंगे, ऐसे कंपाउंड्स को आप कहोगे ओलिगोसेक्राइड्स। सो अगेन ओलिगोसेक्राइड्स क्या होता है, जिनकी हाइड्रोलिसिस करने के बाद हमें 2 to 10 मॉलिक्यूल ऑफ क्या मिल जाए, मोनोसेक्राइड्स मिल जाए। इनके बीच में जो नंबर आएगा वो आपका अगर इन दोनों के 2 to 10 के बीच में अगर आपको मोनोसेक्राइड्स मिलते हैं तो दैट मीन्स जो आपने ये वाला यूज़ किया है ये आपका किस कैटेगरी में आ गया, ये काइंड ऑफ ओलिगोसेक्राइड्स होता है। ओलिगोसेक्राइड्स में फर्दर कैटेगरी बनती है डाइसेक्राइड्स, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डाइसेक्राइड्स। डाइसेक्राइड्स जो है वो कैटेगरी बनती है, फिर आपकी ट्राइसेक्राइड्स। ओके, ट्राइसेक्राइड्स आपके टेट्रासेक्राइड्स, ऐसे करके 10 तक आपकी ये कैटेगरीज बनती है। बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ओलिगोसेक्राइड्स में डाइसेक्राइड्स होता है। तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जो आपका डाइसेक्राइड्स है वो एक एग्जांपल है किसका, ओलिगोसेक्राइड्स का, यानी कि जो मेन कैटेगरी है वो है आपकी ओलिगोसेक्राइड्स। ठीक है, यहाँ पे मोनोसेक्राइड्स है, यहाँ पे ओलिगोसेक्राइड है। ओलिगोसेक्राइड के अंडर आपकी क्या आती है, डाइसेक्राइड की कैटेगरी आती है। दैट मीन्स ओलिगो ने तो वाइड रेंज दे दी कि अगर हाइड्रोलिसिस के बाद 2 to 10 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसेक्राइड कोई बाहर निकालेगा तो वो ओलिगोसेक्राइड्स कहलाएंगे। अब उसमें डाइसेक्राइड्स क्या होते हैं, जो अपॉन हाइड्रोलिसिस ओनली 2 मोनोसेक्राइड्स दे तो उन्हें कहा जाता है डाइसेक्राइड्स। वैसे ही जो ट्राइसेक्राइड्स होंगे वो क्या होंगे, ऑन हाइड्रोलिसिस जो 3 आपके मोनोसेक्राइड्स थे वो ट्राइसेक्राइड्स आपके होंगे। और ये सारी कैटेगरी किसके अंडर है, ये ओलिगोसेक्राइड्स है। दैट मीन्स फर्स्ट आपका मोनोसेक्राइड, सेकेंड आपका ओलिगो, उसमें आता है डाइसेक्राइड जो कि सिर्फ और सिर्फ 2 मोनोसेक्राइड्स देता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर है एग्जाम्पल इसके कि आपके जो सुक्रोज एंड माल्टोज है वो किसका एग्जाम्पल है। ऑब्वियसली ओलिगोसेक्राइड्स अगर पूछे तो भी आपके सुक्रोज एंड माल्टोज का एग्जाम्पल दे सकते हो, क्योंकि ये एग्जाम्पल किसका है आपका, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ आपके डाइसेक्राइड्स। डाइसेक्राइड क्यों है, क्योंकि जो सुक्रोज है अपॉन हाइड्रोलिसिस ये
2 आपको मोनोसेक्राइड्स देते हैं। हमेशा याद रखो, सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस से आपको एक मॉलिक्यूल क्या मिलेगा, ग्लूकोज, एक मॉलिक्यूल आपको मिलेगा फ्रुक्टोज का। माल्टोज से क्या मिलता है, ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ द माल्टोज यू विल गेट 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। तो मिले ना 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, यानी कि मोनोसेक्राइड्स आपको मिल गए। तो 2 कहाँ पे हमें मिलते थे, जब हम डाइसेक्राइड लेते थे तो हमें 2 मोनोसेक्राइड्स मिलते थे हाइड्रोलिसिस के बाद। ट्राइसेक्राइड्स में क्या होता है, 3 मोनो आपके सेक्राइड्स मिलते हैं। तो ये होगी आपकी कैटेगरी ओलिगोसेक्राइड्स। अब आती है थर्ड कैटेगरी, दैट इज योर पॉलीसेक्राइड। सबसे पहली बात, आपके ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। जो इससे पहली 2 कैटेगरी है वो है वाटर सॉल्युबल की। ये पॉलीसेक्राइड्स क्या होते हैं, बड़े भी होते हैं और वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। नाउ कार्बोहाइड्रेट्स दैट यील्ड अ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट ऑन हाइड्रोलिसिस। अब देखो ओलिगोसेक्राइड्स तक कहाँ तक बात हुई थी, ओलिगोसेक्राइड्स में आपको 2 to 10 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसेक्राइड्स मिल रहे थे। बट थर्ड कैटेगरी जो आपकी है पॉलीसेक्राइड्स की, पॉलीसेक्राइड्स में आपको क्या मिलेगा, अगर इनकी आप हाइड्रोलिसिस करोगे यानी कि इसमें वाटर डालोगे तो आपको क्या है, यहाँ पे अब काउंटिंग नहीं देते, ये बोलते हैं लार्ज नंबर ऑफ, वेरी लार्ज नंबर ऑफ आपको क्या देखने को मिलते हैं, मोनोसेक्राइड्स मिलते हैं। अगर ऐसा कोई कर रहा है कि दैट मीन्स अगर उसकी हाइड्रोलिसिस करी जा रही है और वो लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स को दे रहा है प्रोडक्ट में, तो दैट मीन्स जो आपने यहाँ लिया है वो आपका क्या है, पॉलीसेक्राइड्स है। अब ओलिगो में कितने थे, 2 to 10, और पॉलीसेक्राइड्स में कितने हैं, लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स अगर आते हैं प्रोडक्ट में ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस कंपाउंड, तो ये कंपाउंड आपका क्या है, पॉलीसेक्राइड्स होता है। और इसके एग्जांपल आपके क्या है, स्टार्च, इसके एग्जांपल याद कर लो, इसके होते हैं स्टार्च एंड सेल्यूलोज। ओके, स्टार्च एंड सेल्यूलोज इसके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, जो कि आगे भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इनके सभी के स्ट्रक्चर भी आपको स्टार्च, सेल्यूलोज एंड ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, ये सारे स्ट्रक्चर आपको डिस्कस करने पड़ेंगे। तो यहाँ तक अभी तक यही था। जैसे एक और है ग्लाइकोजन भी है। तो ये तीनों चीज़ें आपको पॉलीसेक्राइड्स में याद रखनी है। एंड वाटर इनसॉल्युबल होते हैं क्योंकि बड़े बड़े होते हैं। ना एक और इम्पॉर्टेंट बात, एक इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जो पॉलीसेक्राइड्स है, वैसे तो नो डाउट सेक्राइड अगर कहीं भी लग गया दैट इज रिलेटेड टू द शुगर। ऑब्वियसली ये शुगर है, कार्बोहाइड्रेट्स के अंडर है, सेक्राइड भी लगा है, शुगर है पॉलीसेक्राइड्स। बट ये क्या होते हैं ना, अगर इन्हें टेस्ट करा जाता है तो ये स्वीट टेस्ट के नहीं होते, मीठे नहीं होते हैं। हेंस दे आर ऑल्सो कॉल्ड नॉन शुगर्स। और इनको ऐसे ही आप क्या बोल सकते हो, नॉन शुगर भी इन्हें बोला जाता है किसी पॉलीसेक्राइड्स को। वैसे तो येस दे आर शुगर्स, बट मिठास के कैटेगरी में अगर बात की जाए तो इनका नाम उस वजह से नॉन शुगर भी समटाइम्स पड़ जाता है। तो अगर आ जाए कि कौन से नॉन शुगर है, कौन से शुगर है, तो आपके जो ये ओलिगोसेक्राइड्स एंड आपके जो मोनोसेक्राइड्स है वो दीज आर द शुगर्स। एंड नॉन शुगर्स कौन से हो गए, पॉलीसेक्राइड्स इज योर नॉन शुगर। तो अब बात आती है, यहाँ तक तो कैटेगराइज करा हमने हाइड्रोलिसिस के बेसिस पे। अब कार्बोहाइड्रेट्स को कैटेगराइज करेंगे रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बेसिस पे। आपको पता है कार्बोहाइड्रेट्स क्या होती है, सेकेराइड्स होते हैं यानी कि शुगर्स होती है। अब इसमें भी 2 कैटेगरी आती है, या तो एक आपकी रिड्यूसिंग शुगर होगी या फिर कोई आपकी नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगी। ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक क्योंकि आगे भी ये आपका डिटेल में हम बात करेंगे, वैसे इसकी आगे भी यूज़ होता है ना। रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स विच रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट एंड टॉलेंस रिएजेंट को अगर कोई आप रिड्यूस कर पाए, अगर कोई ऐसा कार्बोहाइड्रेट्स हम ले ले जो आप टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर पाए, तो दैट मीन्स वो क्या कहलाएगा, वो रिड्यूसिंग शुगर कहलाएगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ने रिड्यूस किया टॉलेंस रिएजेंट को। तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, सपोज ये कार्बोहाइड्रेट से क्या बोला जा रहा है कि कोई ऐसा कार्बोहाइड्रेट्स है, अगर वो उसकी रिएक्शन अगर टॉलेंस रिएजेंट, मैंने शॉर्टकट में लिख लिया, टॉलेंस रिएजेंट के साथ करवाई जाए, अगर इसकी रिएक्शन टॉलेंस रिएजेंट के साथ हो रही है, अगर कोई रिएक्शन करके आगे कोई फर्दर चीज़ दे रहे हैं, तो दैट मीन्स ये आपके क्या है, ये आपके रिड्यूसिंग शुगर कहलाते हैं। ओके, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो कि टॉलेंस रिएजेंट होता है, आपने एल्डिहाइड कीटोन्स में पढ़ा होगा, उसको कोई अगर रिड्यूस कर पाएगा तो वो क्या कहलाता है, रिड्यूसिंग शुगर, क्योंकि शुगर तो पहले से ही है, ये इसको रिड्यूस कर पा रहा है तो ये क्या है, रिड्यूसिंग शुगर।
सपोज अगर कोई ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो आपके टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं कर पा रहे, वो आगे रिएक्शन ही नहीं दे रहा, तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स क्या कहलाते हैं? नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहलाते हैं। तो बस यही डेफिनेशन है रिड्यूसिंग शुगर की, कार्बोहाइड्रेट्स विच रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट आर कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर्स और विच कैन नॉट रिड्यूस द टॉलरेंस रिएजेंट आर कॉल्ड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। नाउ इसमें क्या बात होती है, ये तो डेफिनेशन होगी, इसमें मेन बात क्या होती है, क्यों रिड्यूस ये कर पाया, क्यों ये कार्बोहाइड्रेट्स रिड्यूस कर पाए इसको? क्योंकि जो रिड्यूसिंग शुगर एक्ट करेगा वो क्यों करेगा? क्योंकि वो जो कार्बोहाइड्रेट है वो उसके पास क्या हो गए, फ्री एल्डिहाइडिक एंड कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट हो गए। अब आपको पता होगा जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है, मैंने क्या बताया है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी, यानी कि उसमें हाइड्रोक्सी के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, OH है, ये ग्रुप्स लगे हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड या फिर कीटोन। देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट्स ये होते हैं, यानी कि इनके स्ट्रक्चर में ज़रूर पॉलीहाइड्रोक्सी ज़्यादा आपके क्या होंगे, 2 से ज़्यादा आपके हाइड्रोक्सी ग्रुप देखने को मिलेंगे और आपके एल्डिहाइड होगा या फिर उसमें कीटोनिक ग्रुप होगा कहीं ना कहीं, उसे कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो क्या बोला जा रहा है कि कौन से कार्बोहाइड्रेट्स रिड्यूसिंग शुगर है, कौन से रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, यानी कि कौन इसको रिड्यूस करते हैं, जो कि आपके फॉर्मूला में, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मूला में, जिसमें फ्री आपका या तो एल्डिहाइड होगा, फ्री एल्डिहाइड होगा या फिर फ्री कीटोन होगा, तभी तो वो रिड्यूस कर पाएगा। समटाइम्स क्या हो जाता है, ऐसे सिनेरियो हो जाते हैं कि आपके जो कार्बोहाइड्रेट्स में हैं, नो डाउट उसमें एल्डिहाइड कीटोन होते हैं, पर ऐसे कई बार सिनेरियो हो जाते हैं कि आपके फ्री एल्डिहाइड फ्री फॉर्म में वहाँ नहीं होते हैं। तो अगर वो फ्री फॉर्म में एल्डिहाइड एंड कीटोन नहीं होंगे तो वो टॉलरेंस रिएजेंट को भी रिड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो इसी वजह से बोला जाता है कि कार्बोहाइड्रेट्स वो रिड्यूसिंग शुगर होते हैं जिनके पास फ्री एल्डिहाइडिक या फिर फ्री कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो हमने वही बात करी। तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होते हैं? वो कार्बोहाइड्रेट जिनके पास फ्री एल्डिहाइडिक या फिर कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता। इसके एग्जाम्पल याद कर लो, जैसे आपके ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज एंड माल्टोज हैं, ये आपके क्या है, रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, जो रिड्यूस नहीं करते, वो उनकी कम कैटेगरी है और उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम होता है सुक्रोज का। नॉन रिड्यूसिंग शुगर जो कि टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं कर पाता, वो आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। नाउ अब हमने जो मोनोसेक्राइड्स है, वैसे तो मोनोसेक्राइड्स, ट्राइसेक्राइड, डाइसेक्राइड बहुत है आपके, पर जो मोनो आपके सेक्राइड्स है, अगेन मैं बता दूं मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं। वो सेक्राइड्स जो ऑन हाइड्रोलिसिस किसमें ब्रेक नहीं करते, इनटू द सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स में वो स्प्लिट नहीं करते, यानी कि फर्दर उनकी हाइड्रोलिसिस नहीं की जा सकती। यही सबसे बेसिक यूनिट होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। अब उसको कैटेगराइज कैसे करा जा रहा है? ऑन द बेसिस ऑफ देयर कार्बन नंबर्स, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेम, यानी कि इनके नाम किस तरह से आप पुकारोगे। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है। देखो 3 कार्बन वाला अगर कोई भी आता है तो उसके लिए जनरल जो फॉर्म है 3 के लिए क्या बोला जाता है इन मोनोसेक्राइड्स के लिए? मोनोसेक्राइड्स में कभी भी 3 कार्बन अगर है तो उन्हें जनरल टर्म दी जाती है ट्रायोज। वैसे ही 4 के लिए यूज़ होता है टेट्रोज, 5 के लिए यूज़ होता है पेंटओज, ठीक है, पेंटोज होगा यहाँ पर, एंड उसके बाद 6 के लिए यूज़ हो जाता है हेक्सोज। और अगर सपोज आपको पता है मोनोसेक्राइड्स में क्या होता है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन होता है, बार बार हम बोल रहे हैं, तो दैट मीन्स या तो उसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा या कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा। अगर मोनोसेक्राइड्स ऐसे है जिसमें 3 कार्बन है और एल्डिहाइड है, तो उनका नाम क्या पड़ जाता है, सिर्फ इसका एल्डिहाइड का एल्ड लग जाएगा, तो इसका क्या नाम होगा, एल्डो ट्रायोस। ट्रायोस क्यों लगा? क्योंकि 3 कार्बन्स है, फिर 4 कार्बन्स है और एल्डिहाइड है। ऐसा मोनोसेक्राइड है जिसके पास 4 कार्बन्स है और एल्डिहाइड ग्रुप है, तो उसे कहा जाएगा एल्डो टेट्रोस। और 5 के लिए क्या बोला जाएगा, एल्डिहाइड है तो एल्डो तो लग गया, 5 से हो गया पेंटोस, एंड एल्डिहाइड है एंड 6 है तो क्या हो जाएगा, एल्डो हेक्सोज हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड मोनोसेक्राइड्स आपके कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, तो इसे क्या कहा जाएगा, अगर 3 कार्बन्स है एंड कीटोनिक ग्रुप इज ऑल्सो प्रेजेंट, तो आप क्या कहोगे उन मोनोसेक्राइड्स का नाम, आप बोलोगे कीटो। अब कीटोन का कीटो लग गया, कीटो ट्रायोस। अब यहाँ पे कीटो टेट्रोस क्योंकि 4 है, 5 है तो कीटो पेंटोस, अगेन 6 है, यू विल राइट कीटो हेक्सोस। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कीटो हेक्सोस क्या होता है, एल्डो हेक्सोस क्या होता है। हेक्सोस है दैट मीन्स कार्बन नंबर क्या है, 6 है। एल्डो है आपका, तो दैट मीन्स आपका जो ग्रुप है वो एल्डिहाइड प्रेजेंट है,
ओके, सो आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में ग्लूकोज और उसकी प्रिपरेशन के बारे में इलेबोरेटेड फॉर्म में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।